दाने हो जाते हैं, तो उसमें मिट्टी का प्रयोग करके कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से हम अपने ही विश्वास को बढ़ा सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई कैसे सही मायने में काम कर रहा है। गुरुदेव आज हम सबको बताएंगे जल से अब कैसे चिकित्सा करनी है। मिट्टी वाला पार्ट हो गया, उसके एग्जाम्पल के तौर पर एक दो गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा है किस प्रकार विदेशों में भी लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर एक पढ़ देती हूँ। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पिट कैरन नोल्स ने एक लेख में मिट्टी के गुणों पर पूर्णतः प्रकाश डाला। उनका कथन है कि रासायनिक प्रभाव के अतिरिक्त गीली मिट्टी की पट्टी लगाने पर जो आर्द्र उष्णता उत्पन्न होती है, इन क्रियाओं के प्रभाव रोगों को उखाड़ने में बड़े काम के सिद्ध होते हैं। मिट्टी की पट्टी लगाने से वहाँ पर एक तरह से आर्द्रता उष्णता उत्पन्न होने लग जाती है, एक हीट जनरेट होने, वाष्प जनरेट होने लग जाती है ना, मॉइस्चराइज होने लग जाता है, वहाँ पे गर्माहट सी उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये प्रभाव जो है वो कहते हैं यही इसी प्रक्रिया के कारण, फिनोमेना के कारण जो रोग है वो उखड़ने लग जाता है। मिट्टी मिले हुए गाढ़े जल से स्नान करने से साइटिका रोग अच्छा हो जाता है और पैर को कीचड़ स्नान कराने से पैर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। मड थेरेपी का, मड बाथ का आजकल बहुत फैशन है, लोग मड बाथ लेते हैं। मड बाथ और कुछ नहीं है, अंग्रेज़ी में नए शब्द दे दिए जाते हैं तो वो प्रचलित हो जाते हैं, लेकिन यही जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि मिट्टी का प्रयोग, मिट्टी का स्नान मड बाथ के रूप में अब प्रचलित हो रहा है और जिसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को मिला है। तो यहाँ पे बता रहे हैं पैरों के लिए, अगर पैर में किसी भी तरह के रोग हैं या मान लीजिए जॉइंट्स के कहीं पे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा है, तो उसमें भी कीचड़ से स्नान, अच्छे साफ मिट्टी को पानी में घोल के उसका पूरा मिक्स बना के उससे स्नान करने से भी इस प्रकार से रोग दूर हो जाते हैं। एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट मिलने लग जाएगा, इसको थोड़ा लंबे समय तक इसका इलाज चलता है, क्योंकि नेचुरोपैथी टाइम लेती है, जड़ से उखाड़ देती है और किसी भी तरह के जुड़े रोगों को भी वो मूल रूप से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि फिर वो रोग का कहीं भी कोई निशान नहीं रहने देती और उससे लगे हुए रोग भी, आसपास के भी जो प्रभाव क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो खींच निकालती है। तो ये एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है प्राकृतिक चिकित्सा का रोग दूर करने का। गुरुदेव कह रहे हैं हाथ के जलने या उंगली के कुचल जाने पर फौरन तमाम बाह पर मिट्टी का लेप बारंबार करना जादू का सा असर करता है। मान लीजिए हाथ जल गया या कहीं बहुत ज़ोर से दब गया हो, है ना, बच्चों के दरवाजे के बीच में आ जाता है, गाड़ियों के शीशे के बीच आ जाता है, तो उसमें क्या करना है, फ़ौरन ही मिट्टी का लेप लगा दीजिए और बार बार लगाइए, जल्दी जल्दी चेंज करके, तो उससे बहुत उसका जादू का सा असर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत से लोग कब्ज़ दूर करने के लिए भोजन के उपरांत थोड़ी सी बलुआ मिट्टी खा लेते हैं, जिससे पाचन में मदद मिलती है और आंतें आसानी से शुद्ध और साफ़ हो जाती है। ये बिना किसी प्राकृतिक चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, कौन सी मिट्टी खानी है, कितनी मात्रा में खानी है। लेकिन कहते हैं कई लोग बलुआ मिट्टी जो है उसको खाकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आंतें भी आसानी से साफ़ हो जाती हैं। इससे और भी अनेक भीतरी रोगों को लाभ पहुंचता है और कोष्ठबद्धता तो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। इस तरह कई ऐसे इलाज, जैसे गुरुदेव ने पहले ही बताया, सबसे पहला तो पेट, उदर, कब्ज़, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये फोड़े, फुंसी, स्किन से रिलेटेड, दाद खाज, चर्म रोग, ये सब चीज़ें पृथ्वी तत्व के उपचार के माध्यम से ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रभाव रोगी के ऊपर पड़ता है। गुरुदेव आज हमें बताएंगे विभिन्न तरीके जो कि जल की चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि समस्त पुरानी विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करते हुए यहाँ पर जो एक कॉमन लेवल पर जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है घरों में, उसके बेस पर जल चिकित्सा के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। उसका अति संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है, जिससे बार बार उनको समझाने की आवश्यकता ना हो कि हर एक रोग के लिए किस तरह से। एक बहुत ही मोटा एक इन्फॉर्मेशन का लेवल बताया जा रहा है कि जल की चिकित्सा
घर के अंदर घरेलू लेवल पर कैसे किया जा सकता है। यहाँ कटी स्नान का एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं। हिप बाथ या कटी स्नान हम सब के लिए अब कॉमन टर्म हो गया है। इसको बार बार हमने कई बार पढ़ा भी है, सुना भी है। आइए क्या बता रहे हैं गुरुदेव, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं यह स्नान किसी ऐसी टिन की टब में लिया जाता है जिसका पिछला भाग कुर्सी की तरह उठा हुआ हो। इसमें रोगी को सब कपड़े उतारकर बैठा दिया जाता है और इतना पानी भर देना चाहिए जिससे जांघों तक का कुछ हिस्सा पानी में रहे और ऊपर की तरफ नाभि तक पानी आ जाए। दोनों पैर टब के बाहर निकले रहते हैं। पानी प्रायः काफ़ी ठंडा लेना पड़ता है। कुछ खास रोगों में गर्म पानी का भी उपयोग किया जाता है। स्नान आरंभ करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि पानी में डूबने वाला शरीर का भाग गर्म है या नहीं। यदि गर्म ना हो तो उसे खूब रगड़कर गर्म कर लेना चाहिए। मोस्टली ये कमर के नीचे और जांघ से ऊपर है ना, इस पार्ट को पानी में डुबा के देर तक रखने का प्रोसेस है कि इस तरह से बैठा जाए जिसमें टांगे टब से बाहर हों और कमर का निचला हिस्सा टब में पानी के अंदर रहे। इस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अगर शरीर ठंडा है तो उसको रगड़ के पहले गर्म किया जाता है और ठंडे पानी का ये हिप बाथ जो है, कटी स्नान, ठंडे पानी में लेने में बहुत फ़ायदा है। यदि गर्म ना हो तो उसे खूब रगड़कर गर्म कर लेना चाहिए शरीर को। इस अवस्था में खुरदरे कपड़े का एक टुकड़ा हाथ में लेकर जांघों को, पेंडू को के आसपास भली प्रकार रगड़ देना चाहिए। इस क्रिया को आरंभ में 4-5 मिनट तक करें, फिर क्रमशः बढ़ाकर आधा घंटा तक पहुंचा दें। यह हिप बाथ जल चिकित्सा की प्रमुख क्रिया है। इससे अमाशय तथा मलाशय की खराबियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक रोगों में अभूतपूर्व लाभ मिलता है। कहते हैं ना कि उदर से रिलेटेड है ना, पेट से नीचे इंटेस्टाइन वाले एरिया से रिलेटेड अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वही मेजर रीज़न होता है शरीर में अन्य रोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही सशक्त तरीका है जल के द्वारा, जल, और इससे भी आसान मिट्टी के द्वारा जो ट्रीटमेंट बताई गई है, मिट्टी की पट्टी लगाने की नाभि के नीचे। तो ये सारी तरीके बहुत सिंपल हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं, जो कि पूरी तरह से कहते हैं जड़ से रोगों को हटा देने वाले हैं। जल चिकित्सा में दूसरा है मेरुदंड स्नान। मेरुदंड शरीर की प्रधान नाड़ियों का स्थान है जिसमें होकर प्राण की धारा समस्त शरीर में प्रवाहित होती है। उसमें निर्बलता आने या दोष उत्पन्न होने से समस्त शरीर ढीला पड़ जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में हम स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड को समझते हैं और इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जल के प्रयोग को कैसे करना है इसको स्वस्थ रखने के लिए? जल का प्रयोग करके मेरुदंड को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ आदमी तो नल के नीचे बैठकर जल धारा मेरुदंड पर डालकर ही बहुत कुछ लाभ उठा सकता है। ये देखिए, आजकल शावर लेने का सिस्टम है। अगर हो सके कुछ देर बहुत स्लो पानी गिराते हुए मेरुदंड में पीठ की तरफ पीछे मुड़ के पानी का प्रवाह बहुत देर तक मेरुदंड के ऊपर गिरने दें। ये भी जल जो मेरुदंड स्नान है, ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। रोगी और निर्बल व्यक्ति के लिए 1 गज 1.5 गज के कपड़े को पानी में भिगोकर तर करके, बिल्कुल एकदम भिगोया हुआ, थोड़ा सा भी पानी उसमें सूखा ना रह जाए, मतलब अच्छे से गीला करके उस कपड़े को लगभग 2 फीट लंबा और 4 इंच चौड़ा बना लें और उसे किसी चटाई या तख्त आदि पर बिछाकर उसके ऊपर मेरुदंड को रखकर रोगी को लिटा दिया जाए। इस तरह से रोगी को लिटाएं कि उसका जो कपड़े का जो पार्ट है, गीला पार्ट, वो उसके मेरुदंड पर टिक जाए पूरी तरह से। इन स्नानों में पानी सदैव ठंडा होना चाहिए। मोस्टली जब भी हम जल चिकित्सा करें, ठंडे जल से ही चिकित्सा करें। यदि रोगी ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसे ठंड लगती हो या जाड़े की ऋतु हो तो उसे ऊपर से किसी बड़े कंबल से ढक देना चाहिए। स्नान ठंडे कपड़े से ही टच करवाना है और कमज़ोर और निर्बल है तो कवर करने के लिए ऊपर से उसको ढकने के लिए कपड़ा दे सकते हैं। स्नान की क्रिया समाप्त हो जाने पर शरीर के किसी हिस्से को भिगोया हो तो उसे फिर से रगड़कर गर्म कर लेना चाहिए। तो ये प्रोसेस जनरली भी ऐसे भी कहा जाता है ठंडे पानी से नहाना स्वास्थ्य कारक होता है।
गर्म या कोसे पानी से नहीं नहाना चाहिए। ठंडे पानी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ब्रेन में सही तरीके से ब्लड पहुंच जाता है, नसें खुल जाती हैं। तो ठंडे पानी से नहाना, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि दो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छा गर्म पानी से भी नहा लिए और कुछ देर के बाद, थोड़ा देर के बाद मतलब नहीं, उसी समय थोड़ा रगड़ने के बाद फिर ठंडा पानी भी शरीर पे डाल लिया। तो ये जो मेजर जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ने लग जाता है बॉडी में और बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य प्रदान करता है शरीर को। तो ऐसे भी गुरुदेव बता रहे हैं जो ये जल चिकित्सा है, ठंडे पानी से लेने की चिकित्सा है। अगले इसमें गुरुदेव बता रहे हैं स्टीम बाथ, जल चिकित्सा में भाप स्नान। ये कैसे करना है? जब रोगी का दूषित तत्व समस्त शरीर में संव्याप्त हो गया हो और उसका प्रभाव त्वचा पर भी दिखाई देना लगे, तो भाप या वाष्प स्नान विशेष रूप से उपयोगी होगा। मान लीजिए कि टॉक्सिन्स को बहुत देर तक रोगी ने कैरी किया है और उसका इम्पैक्ट अब स्किन के थ्रू दिखाई देने लग गया है। स्किन में अलग अलग चीज़ें, बीमारियां, फुंसी, फोड़े, फुंसी और अलग चर्म रोगों का इंडिकेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या, जो टॉक्सिन है वो पूरे शरीर में अब फैल चुका है। एक पार्ट तक था पहले, लेकिन अब पूरे शरीर में फैल गया। इस पूरे शरीर में फैले हुए टॉक्सिक को कैसे वो करना है, ठीक करना है, इसके लिए है भाप स्नान, स्टीम बाथ। स्टीम बाथ पूरे शरीर को एक बार में ट्रीटमेंट देता है। उसे त्वचा का मैल पूर्णतः दूर होकर रोमकूपों के छिद्र अच्छी तरह खुल जाते हैं और उससे शरीर के भीतर का दूषित तत्व पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। रोमकूप खुल के पसीने के साथ साथ वो सारी गंदगियां, मल विकार सब निकल जाते हैं। इसके लिए किसी बेंत की कुर्सी में बैठकर या छिरछिरी बुनी हुई चारपाई पर लेटकर नीचे खौलते पानी का बर्तन रख लेना चाहिए और ऊपर से एक बड़ा कंबल इस प्रकार ढक लेना चाहिए कि भाप बाहर ना निकलकर रोगी के शरीर में लगे। और आजकल तो बहुत अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं, किस तरह से वो पाइप सा निकल के कुकर में से आता है और आप उसको, उस पाइप को अपने कंबल के अंदर लेके अगर बैठ जाएंगे, या प्लास्टिक कवर्स मिलते हैं आजकल स्टीम बाथ के लिए घर पे करने के लिए, तो वो सारे बहुत ही यूज़फुल ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने इसमें भी अमेज़ॉन या ऑनलाइन शॉप्स में भी आप ले सकते हैं बड़े आसानी से, और मेडिकल शॉप्स में भी अवेलेबल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक तरीका गुरुदेव ने बताया कि भाई बुनी हुई चेयर में बैठ जाएं जिसमें गैप्स होता है चेयर में, उसके नीचे खौलते पानी का बर्तन रख लिया और उस पूरी चेयर को अपने पूरे बॉडी के समेत एक चादर से ढक लिया ताकि जो वाष्प है वो इधर उधर ना फैले, सीधे बॉडी को टच करे। इसके लिए किसी बेंत की बनी कुर्सी या किसी चारपाई पे बैठ जाएं। पूरे शरीर में भाप देनी हो तो एक के बजाय 3 बर्तन चारपाई के नीचे लगा लें। एक छाती के नीचे, मतलब चारपाई पे इस तरह से लेट गए लंबे, और 3 बर्तनों को इस तरह से रख लिया कि एक का जो स्टीम है वो छाती पर लग रहा है, एक का कमर के नीचे और तीसरा घुटनों के नीचे। इस तरह से 3 बर्तनों में खौलता पानी रख के ऊपर से चादर लेके लेट जाना है। पहले पीठ के बल भाप लेकर फिर उलटकर पेट और छाती के बल भाप लगानी जाती है। भाप स्नान पूरे हो जाने पर समस्त शरीर को ठंडे पानी से भीगे तौलिए से भली प्रकार पोंछ लेना चाहिए। अब स्टीम बाथ के बाद डायरेक्ट ऐसे नहीं पोंछ के कपड़ा पहन लेना है, उसको ठंडे पानी के तौलिए से पोंछना है पूरी तरह से। फिर आप दूसरे स्टेप को कर सकते हो। कंबल के ढकते समय मुंह हर हालत में खुला रहना चाहिए। शरीर को कंबल से इस तरह से ढकना है कि आपका फेस वैसे कवर्ड नहीं होगा, आप प्रॉपरली आराम से ब्रीद कर सक रहे हो। इसीलिए गर्दन तक अच्छे तरह से कस के कपड़े को रख देना है ताकि स्टीम अब वहाँ से बाहर ना निकले, और नाक के अंदर स्टीम को नहीं जाने देना है, नाक के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए फेस को अनकवर्ड रखते हैं। भाप स्नान पूरा हो जाने पर समस्त शरीर को ठंडे पानी से भीगे तौलिए से पोंछ लें और मुंह को खुला रखें जिससे स्वच्छ वायु से सांस ली जा सके। वाष्प स्नान के समय सिर पर ठंडे पानी का भीगा तौलिया रख लेना चाहिए, कारण
कि ब्रेन का गर्म होना सही नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन वाला पार्ट ठंडा रहे, बाकी शरीर में स्टीम लग रहा है वो गर्म होता चला जाएगा, तो एक पॉइंट पे आकर वो हमारे ब्रेन को भी गर्म करने लग जाएगा। इसीलिए ऐसा ना हो तो स्टीम बाथ लेने का सबसे पहली सावधानी ये है कि फेस खुला रहे, नाक को कवर ना करें, हम आराम से सांस लें। दूसरा, गीले तौलिए से सिर को पूरी तरह से एक पगड़ी जैसे बांधी जाती है वैसे बांध लें, उसको कवर कर लें, ताकि सिर जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहे। ये हो गया हमारा स्टीम बाथ, है ना, भाप स्नान। ये जल चिकित्सा गुरुदेव बता रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनका बॉडी की टॉक्सिन सारे शरीर में फैल गई है और प्रॉब्लम्स स्किन के थ्रू अब विजिबल हो रही हैं। पैरों का गर्म स्नान, ये भी जल चिकित्सा के अंतर्गत है। गुरुदेव बता रहे हैं, एक बड़ी और चौड़ी बाल्टी या अन्य बर्तन में काफ़ी गर्म पानी भरकर उसमें दोनों पैर घुटनों तक डुबा लीजिए। इस प्रयोग से शरीर का भारीपन दूर होकर रोगी को अच्छी नींद आ जाती है। अगर इस प्रकार पैर गर्म पानी में रखकर सिर के अतिरिक्त समस्त शरीर और पानी के बर्तन को किसी कंबल से अच्छी तरह ढक दिया जाए तो इसके हल्के भाप स्नान का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। पैरों को गर्म करने के साथ साथ पूरे शरीर को भाप मिले तो इसके लिए इस प्रोसेस में गर्दन तक किसी चादर से अपने आप को ढक लीजिए, तो वो स्टीम भी देता चला जाएगा और पैरों का जो ये पार्ट है घुटने तक, इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन इसमें फैल जाती है बहुत अच्छे से, और इसके कारण बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, व्यवस्थित होने लग जाता है। तो जिनको नींद नहीं आती है रात को, मान लीजिए क्योंकि अकारण ही नींद नहीं आ रही है, जैसे होता है कई बार कि कोई रीज़न नहीं है, थकावट भी नहीं है, कोई कारण नहीं है नींद नहीं आने का, लेकिन इस ट्रीटमेंट के थ्रू कहते हैं रोगी को बहुत खुलकर अच्छी नींद भी आती है। और अच्छा है कि इसको भाप स्नान में परिवर्तित कर दिया जाए और इसको करते हुए एक कपड़ा गर्दन तक पूरी तरह से ढककर हल्की भाप स्नान का भी लाभ लिया जा सकता है। बहुत इजी है, इसमें तो कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं है, हल्के कपड़े पहनकर बैठकर इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। छठा गुरुदेव बता रहे हैं जल चिकित्सा में घर्षण स्नान। इसमें क्या करना है, इजी है बहुत। भीगा हुआ स्पंज लेकर या हाथ के ऊपर एक भीगा हुआ कपड़ा लपेटकर उसे रोगी के शरीर को भली प्रकार रगड़ने से बहुत आराम मिलता है। इसमें भी ठंडे पानी का प्रयोग करना है, स्पंज या किसी रफ कपड़े को, तौलिए जैसे कपड़े को लेकर भिगोकर रोगी के शरीर को रगड़ना। इसमें एक एक अंग को काफ़ी रगड़कर जिसमें वह गर्म हो उठे ढक दिया जाता है, तब दूसरे अंग को उसी प्रकार रगड़ा जाता है। इसी तरह क्रमशः समस्त शरीर की सूखी सी मालिश कर दी जाती है। गीले कपड़े से हल्की सूखी मालिश कर दी जाती है, हल्की नहीं, रगड़ कर, अच्छे से रगड़ कर। ऐसे रगड़ना है जैसे एक बाह को पकड़ा तो अच्छे से रगड़ा, उसको पूरी तरह से गर्म कर दिया, दूसरी बाह को पकड़ा पूरी अच्छी तरह से रगड़ कर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं, बॉडी के लिए बहुत ही स्वस्थप्रद होती हैं। अगला गुरुदेव बता रहे हैं गर्म और ठंडी पट्टी। अब जैसे मिट्टी की पट्टी है वैसे जल की भी पट्टी बहुत ही लाभकारी होती है। गुरुदेव बता रहे हैं जिस स्थान में या अंग में बाहर या भीतर किसी प्रकार की पीड़ा हो रही हो, है ना, या विकार उत्पन्न हो गया हो, वहाँ 2-4 मिनट तक काफ़ी गर्म पानी में भीगे कपड़े से सेक करें, फिर ठंडे पानी में भीगे कपड़े से पोंछकर अच्छी तरह ठंडा कर देना। पहले गर्म पानी वाला तौलिया लेंगे और उससे रगड़कर उसको पूरी तरह से सेक कर, रगड़ कर नहीं, सेक कर उसको पूरी तरह से गर्म कर देंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद ठंडे पानी का तौलिया लेकर उसे पोंछकर उसको पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। इस क्रम को 2 बार करना है, दोबारा गर्म सेक देकर फिर ठंडा करना है। इस प्रकार 3-4 बार करने से उस स्थान के रोम को पूरी तरह से खुल जाते हैं। इसीलिए स्नान के बारे में भी मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, गुरुदेव ने लिखा था एक्सट्रीम टेम्परेचर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, बहुत ठंडा और बहुत गर्म पानी से भी एक ही बार में स्नान करके अपने शरीर को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। ये हम गर्मियों में कर सकते हैं क्योंकि ठंड में बहुत ठंडे पानी को डालना थोड़ा सा कई लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। गर्मियों में थोड़ा सा गर्म पानी बर्दाश्त हो जाता है, तो ये प्रक्रिया गर्मियों के दिनों में बड़े अच्छे से की जा सकती है।
कि बहुत एक्सट्रीम ठंडा और बहुत एक्सट्रीम गर्म पानी से 3-4 बार अपने ऊपर शावर लेकर एकदम अपने आप को बिल्कुल एनर्जाइज किया जा सकता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं 3-4 बार ऐसा करने से रोमकूप खुल जाते हैं, जिससे विजातीय द्रव्य जो है वो बाहर निकलने लग जाते हैं। इसके सिवाय संकोचन और प्रसारण होने से वहाँ रक्त का संचार सुगमतापूर्वक होने लग जाता है ना। सिकुड़ता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फैलता है। ऐसा करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तेज हो जाता है, जो उस अंग को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार उस स्थान की पीड़ा शीघ्र ही मिट जाती है। अब आप देखेंगे कि इसकी एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो अब समझ में आ रही है प्राकृतिक चिकित्सा की, कि रगड़ से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देने से कोई भी रोगों को ठीक किया जा सकता है। लोग कई बार अपना सिर का मसाज करवाते हैं। सिर का मसाज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत फ्रीक्वेंटली सर का मसाज करना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ बहुत कम हम लोगों का हाथ जाता है। इसको कम दबाया जाता है, कम इसका स्पर्श किया जाता है। तो ये जो मसाज है, हेड मसाज, ये बहुत लाभकारी होता है ब्रेन के लिए, बालों के लिए, हमारे दिमागी नसों के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। इसमें हम खुद भी, जैसे मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, तो 2-3 जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको मिक्स कर लिया, कटोरी में लेके बैठ गए, टीवी भी देखिए, साथ के साथ एक हल्का मसाज भी ब्रेन को देते जाइए सर पे। तो ये जो भी मसाज वाला जो हमारा सिस्टम है, ये बहुत ही तगड़ा, एक तरह से चिकित्सा की एक बहुत ही तगड़ी विधि हमें बताई जा रही है यहाँ पर। ये गर्म ठंडा करने के पीछे भी पर्पस एक ही है कि रोमकूप खुल जाए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। ये कहीं भी किसी भी रोग का एक बेसिक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। अब ये बताइए, दवाइयों से हम क्या करते हैं? एलोपैथिक जो दवाइयाँ हम खा लेते हैं, क्या होता है उससे? उससे कुछ नहीं होता। उससे सिर्फ हम उस रोग को दबा देते हैं। रोग ख़त्म नहीं होता, दब जाता है। उसका जो एहसास है, उसका जो पेन है, वही सिर्फ हमारे शरीर से मिट जाता है, लेकिन वो रोग पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है, और वो रोग और भी ज़्यादा भयंकर रूप में, और भी अन्य रोगों के रूप में उखड़ कर बाहर निकलता है। इसीलिए जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, वो पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने वाली और अन्य रोगों के ऊपर भी अटैक करने वाली ये चिकित्सा है। ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं भी शरीर में, किसी भी कोने में अगर विषाक्तता जम गई है तो उसको ये उखाड़ फेंकती है। ऑल्दो थोड़ी कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग होती है अन्य ट्रीटमेंट से। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं अगला जो है छाती की पट्टी। भीगे हुए कपड़े, लंबे कपड़े को छाती और पीठ पर होकर चारों तरफ से 3-4 बार लपेटकर उसे किसी हल्के कंबल या ऊनी चादर से लपेट दें। भीगे हुए कपड़े को छाती को 3-4 बार लपेट लें, है ना। लपेटने के बाद ऊपर से सूखे चादर से, कंबल या चादर से अपने आप को ढक दें, जिससे उसके भीतर गर्मी पैदा हो और रोमकूप खुलकर भीतर का विकार निकल जाए। सेम प्रिंसिपल, सेम फिनोमेना। इसी प्रकार किसी भी अंग में पीड़ा होने से उसे गीले कपड़े से ढककर या बांधकर उसके ऊपर ऊनी कपड़ा, फलालेन आदि से अच्छी तरह ढक देने से उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है और वहाँ के विकार अपने आप बाहर निकलने लग जाते हैं। इसका छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि छोटी मोटी चोट के ऊपर भी, छोटी मोटी जॉइंट्स की परेशानियां अगर कहीं पे दिखाई दे रही है तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एक छोटे से हैंकी से उसको अगर कवर कर देते हैं और या गर्म और ठंडे वाला इलाज करके देखते हैं तो क्या उसमें फ़र्क आता है। जैसे जॉइंट पेन है कहीं पे तो उसको भी हम देख सकते हैं, घर्षण के द्वारा करके देख सकते हैं कि रगड़ के द्वारा जो गुरुदेव बता रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ा देने के द्वारा अगर गुरुदेव कुछ बता रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं तो मसाज का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, और उसमें भी कि गर्म तौलिए से स्टीम देना बालों को, फिर ठंडा तौलिया लेके सर के ऊपर रख देना, तो ये सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं ब्रेन में, और वो हमारे अन्य जो उसके पार्ट्स हैं उसको भी सशक्त करती हैं। अगला गुरुदेव बता रहे हैं भीगे चादर की लपेट। एक नॉर्मल पूरे बॉडी के लेवल पर बता रहे हैं। सबसे पहले साफ ज़मीन या तख्त आदि पर 2 कंबल बिछाएं, उसके ऊपर एक गीली चादर बिछा दें। रोगी को पहले चादर में भली प्रकार लपेट दें, फिर उन कंबलों को भी एक एक करके उसके चारों तरफ लपेट कर मुख को छोड़कर शरीर का कोई भी हिस्सा खुला न रहे, ना किसी तरह की वायु का अंदर प्रवेश हो सके।
ऐसे लपेटे में रोगी को 20 मिनट से 30 मिनट तक रखने से उसको पसीना आ जाएगा। इसके बाद सभी चादरों को हटाकर रोगी के शरीर को गर्म पानी में भिगो के तौलिए से अच्छी तरह पोंछ दिया जाता है। गर्म पानी में तौलिए को भिगोकर रोगी के शरीर को अच्छी तरह से पोंछ दें। इससे शरीर के बहुत सारे विकार निकल जाते हैं। देखिए, पसीने के द्वारा, पसीना अब निकालने के लिए क्या करना है कि उसको इस तरह से कवर कर देना है कि बॉडी में हीट जनरेट हो जाए, क्योंकि उसको ढक दिया गया है और वो हीट पसीने के माध्यम से ही निकले, कहीं उसको हवा भी ना लगे और कहीं से उसकी शरीर की हवा निकले भी ना। तो ये ढके हुए पार्ट से वो क्या होगा कि पसीना उसके छिद्रों में से निकलने लग जाएगा, रोमकूपों में से निकलने लग जाएगा और विषाक्तता उसके शरीर से निकलने और शरीर हल्का होने लग जाएगा। रोगी के ऊपर एक भीगी चादर डालकर ऊपर 3-4 कंबल अच्छी तरह चढ़ा देने से भी 1 घंटे के भीतर पसीना आ जाता है। अगर ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता न हो तो जब रोगी को ठंड लगना बंद हो जाए तब कंबलों को ऊपर से हटा देना चाहिए। तो किसी भी तरीके से, एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कॉमन सेंस वाली बात है ये, कि अल्टीमेटली हमें उसकी बॉडी में पसीने को जनरेट कर देना है। वो तरीका देखते हुए 20 मिनट या आधा घंटा के प्रोसेस में पसीना आ जाता है और उस पसीने को गर्म पानी में तौलिए को डुबाकर उसके शरीर को पूरी तरह से पोंछकर उसको पूर्ण स्वस्थ किया जा सकता है। अब वही बात फिर से कि मिट्टी की पट्टी। अब यहाँ पे गुरुदेव बलुआ मिट्टी या गंगा यमुना की पिंडोल मिट्टी, जो नदियों के किनारे मिट्टी होती है, इसको पिंडोल मिट्टी कहते हैं, गंगा यमुना की पिंडोल मिट्टी। इनको भी पानी के साथ मिलाकर जल चिकित्सा दिया जा सकता है कि इनको पानी में भली प्रकार सान कर कपड़े पर आधा इंच से लगभग मोटी तह जमाकर विकारयुक्त स्थान पर लगा दे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 20 से 30 मिनट तक वह 20 से 30 मिनट के बाद वो गर्म होने लग जाता है। इसका मतलब है कि वो विकार को पूरी तरह से उसने खींच लिया। यह सब प्रकार की पीड़ा और कब्ज को मिटाने के लिए बड़ा ही उपयोगी है। मिट्टी की पट्टी जल के साथ मिलाकर। धूप स्नान के लेवल पर धूप स्नान भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको याद होगा, सबसे पहली बुक जो हमने ली थी सूर्य चिकित्सा ली थी, और उसमें कितना गुरुदेव ने हमें बताया था कि सूर्य में तो, धूप में तो बैठना ही चाहिए, चाहे बढ़ चढ़कर गर्मी क्यों ना हो। आप एक समय ऐसा बनाइए जिसमें हल्की धूप में आप ज़रूर सन बाथ करिए, थोड़ी देर बैठिए ही बैठिए। ऐसा देखा गया है कि जो अपने वृद्ध हैं, अबव 60 हैं, अगर वो सन बाथ लेते हैं तो उनको हड्डी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आँखों में रोशनी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइमली रोज़ इतने से इतने बजे 20 मिनट 25 मिनट धूप में बैठना ही है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है बॉडी पर। गुरुदेव कह रहे हैं जब सूर्य चिकित्सा की आवश्यकता हो तो रोगी को गर्मियों में सुबह और शाम में 10-11 बजे धूप में 15 मिनट से 1 घंटे तक बैठकर धूप का सेवन करना चाहिए। सोचिए, गुरुदेव 15 से 1 घंटे का समय बता रहे हैं कि 1 घंटे का समय धूप में बैठिए ही बैठिए। एक रूटीन बनाना ही चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। आप ऐसा कुछ समय निकालकर पार्क में जाके बैठ ही जाइए 1 घंटे तक, जिसमें आपको लगातार धूप मिलती रहे। सिर को सदैव भीगे तौलिए या केला के पत्ते आदि से ढक लेना चाहिए। केले के पत्ते की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए वो नहीं है तो भीगे तौलिए से अपने सिर को ज़रूर ढक लें। ये स्टेप को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जनरली धूप में बैठने से लोगों को फिर तबीयत ख़राब होने लग जाती है, सिर भारी होने लग जाता है। तो ये ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कपड़े को बिल्कुल गीला कर सर पे ज़रूर रख लें। धूप से हटने के बाद शरीर को ठंडे पानी से भीगे कपड़े द्वारा भली प्रकार पोंछ लें। यह प्रयोग समस्त शरीर में चैतन्यता तथा स्फूर्ति की वृद्धि करने वाला होता है। अब पोंछने की बात गुरुदेव उनके लिए कर रहे हैं जो रोगी हैं, जो कमज़ोर हैं, जो नहा नहीं सकते, जिनके लिए पॉसिबल है कि नहा सकें तो वो नहा भी लें, एकदम से नहीं, हाँ कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो सन बाथ लेने के बाद ठंडे पानी से नहा लें। तो ये बहुत ही शरीर को उपयोगी होता है और चैतन्यता और स्फूर्ति की वृद्धि करने वाला होता है ना, ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है बॉडी में।
12वां पॉइंट गुरुदेव कह रहे हैं संपूर्ण शरीर का स्नान। संपूर्ण शरीर का स्नान, यह स्नान किसी बड़े टब में देना ठीक रहता है। पानी का तापमान क्रमशः घटाने और बढ़ाने से त्वचा उत्तेजित होती है, मांसपेशियों का जकड़ना, नसों में कड़ापन आ जाना, गठिया, जुकाम, गुर्दे की खराबी आदि से इसमें विशेष लाभ होता है। कि भाई गर्दन तक हम पानी में डूबकर बैठ जाएं, कुछ ऐसा सिस्टम बने, कुछ ऐसा तरीका हो जहाँ पर इतना गहरा पानी मिल सके, वहाँ पे वो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या कुछ घर पे ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं जिसमें आप इतना गहरा पानी किसी चीज़ में इकट्ठा करके उसमें डूब के बैठ जाएं। अधिक ठंडे जल का स्नान शरीर को पुष्ट बनाता है। देखिए, ठंडे जल के स्नान से डरना नहीं चाहिए। ठंडे जल के स्नान से हमेशा ही ताजगी आती है, हमेशा ही स्फूर्ति बनी रहती है। कभी मत डरिए ठंडे पानी के स्नान से। आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे और बुखार में डाल देगा, एक झटके से डालिए और दूसरे झटके से ही नॉर्मल पानी डाल लीजिए अगर ज़्यादा डर लगता है तो। लेकिन ठंडे पानी का एक बात तो ज़रूर ही लीजिए, क्योंकि वो हमारी पूरी नसों को एकदम तरोताज़गी प्रदान करता है, एकदम स्फूर्ति प्रदान करता है ठंडे पानी का जल। और अगर पॉसिबल नहीं है कि भाई एकदम ही बुरी हालत हो जाती है ठंडे पानी से नहा के, तो दूसरा जो उपक्रम है वो ये है कि पैरों को आप ठंडे पानी में डुबा के रखिए। ठंडे पानी गर्मियों के दिनों में, ठंड के दिनों में नहीं, गर्मियों के दिनों में, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पैर, सारी शरीर की नसें पैरों में आकर एंड होती हैं, तो वो सारी जो स्फूर्ति है, ताजगी है, वो नसों में जाएगी अगर हम पैर को कुछ देर तक ठंडे पानी में रखते हैं। फिर उसको दोबारा गर्म पानी में डालकर उसको नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए शरीर में, ये स्वास्थ्य की निशानी है। पैर कभी ठंडे नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये ट्रीटमेंट के बाद गर्म पानी में या रगड़ के द्वारा उसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल टेम्परेचर में वापस लाने के लिए। लेकिन नहाने के लिए सर्वप्रथम गुरुदेव कह रहे हैं सबसे उपयुक्त चीज़ जो है ठंडा, अधिक ठंडे जल का स्नान शरीर के लिए, शरीर को पुष्ट बनाता है। देखिए शब्द क्या है गुरुदेव के, अधिक ठंडे जल का प्रयोग शरीर को पुष्ट बनाता है। कोई नॉर्मल ठंडा नहीं, चिल्ड पानी की बात कर रहे हैं गुरुदेव, ज़्यादा ठंडे पानी से। गांव वगैरह में हमने देखा है लोग ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं और ज़्यादा स्वस्थ और एक्टिव रहते हैं। शहरों में लोग वीक हो जाते हैं और विदेशों में तो बिल्कुल ही एकदम ही जिसको बोलते हैं कोई गॉन रहता चांस बिल्कुल उनके स्वस्थ रहने का, क्योंकि वहाँ तो हर एक चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल है। पूरा घर एयर कंडीशनड होता है, पानी अपने आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो मिनट मिनट में। बर्तन धोने के लिए जो किचन में पानी आ रहा है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहा होता है। तो हर एक चीज़ बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल्ड है वहाँ पे। तो विदेशों में देखा जाता है कि मतलब अधिकतर लोग कमज़ोर और वीक से दिखते हैं इम्यूनिटी के लेवल पर। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकल या स्ट्रक्चरल लेवल पर तो ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं वहाँ पे, लेकिन इम्यूनिटी अगर देखी जाए तो हम भारतीयों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाँव के लेवल पर, शहरों से ज़्यादा गाँव के स्तर पर अगर हम देखें तो लोग ज़्यादा अधिक स्वस्थ हैं और कोरोना का सबसे कम अटैक गाँव के वाले प्रदेशों में हुआ है। तो कारण क्या है, ये सारी जो नेचुरल जो वे ऑफ लिविंग है, इससे व्यक्ति स्ट्रॉन्ग रहता है, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग रहती है। अटैक्स जो हैं वायरस के वो कम हो पाते हैं, वो उनके ऊपर आसानी से घुस नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति के नज़दीक होने का गुरुदेव बता रहे हैं कि जितना हम नेचुरल तरीके से जीवन को जिएंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं अधिक ठंडे पानी का स्नान शरीर को पुष्ट बनाता है, पर यह अधिक निर्बल रोगियों के लिए नहीं, इसीलिए वहाँ पे तौलिए का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोगों को पहले साधारण गर्म जल से स्नान करके प्रतिदिन उनका तापमान घटाते हुए कई दिन में ठंडे पानी से स्नान करने का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे एक बच्चे को नहलाते हैं, धीरे धीरे उसके पानी का टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं, तो वैसे ही जो रोगी है उनको इनिशियली गर्म पानी से और वो गर्माहट को धीरे धीरे कम किया जाए और लंबे समय के बाद फिर ठंडे पानी का अभ्यास उनको कराया जाए। तो ये गुरुदेव ने कि किस प्रकार जल के द्वारा हम चिकित्सा ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी व्यवस्थित कर लें जीवन को और कैलेंडर में एक डेट फिक्स कर दें कि इस दिन मुझे ये वाली जल चिकित्सा लेनी है, इस दिन मुझे हेड मसाज देना है, इस दिन एक फिक्स कर लें दिन को, फिर आप देखें कि स्वस्थ, बिना हॉस्पिटल जाए, बिना डॉक्टरों के पास जाए, बिना दवाइयाँ खाए, बिना परेशान हुए हम कैसे नेचर के साथ जुड़कर
उनसे प्रार्थना करें। जल को अगर लें तो जल तत्व से प्रार्थना हो, जल भगवान से, जल देवता से हम प्रार्थना करके वो ट्रीटमेंट लें कि आप मुझे ठीक कर दो, आपके ये दैवीय कण मेरे अंदर जाकर मुझे पुष्टि प्रदान करें। सूर्य से प्रार्थना करें, अग्नि तत्व से प्रार्थना करके, पृथ्वी तत्व से प्रार्थना करके ये सारी पुष्टि हम अपने लिए मांगें। और हम देखें कि भावनात्मक रूप से जब हम इस ट्रीटमेंट के साथ, इस चिकित्सा के साथ जुड़ते हैं प्रकृति के साथ, तो कैसे उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। आइए वो समझ, वो शक्ति, वो साहस गुरु सत्ता हमें प्रदान करें कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, इम्प्लीमेंट करें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और हम सभी व्यस्त रहें अच्छे अच्छे कामों में। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन, शत शत प्रणाम। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गायत्र्यै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन कर लिया हमने। उनके आशीर्वाद को पूरी तरह से महसूस करें हम। वंदनीय माता जी बहुत प्रेम से, वात्सल्यपूर्ण होकर हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं, हमारे मस्तक को सहला रही हैं, हमें पुचकार रही हैं, हमें एक छोटे बालक की तरह स्नेह ममता दे रही हैं। उनके स्पर्श को पूरी तरह से अपने मस्तक पर अनुभव करें, उनके हाथों की, उनकी उंगलियों के स्पर्श को पूरी तरह से महसूस करें और वो ज्ञान, वो शक्ति, वो साहस हमारे अंदर जागृत करती चली जा रही हैं, जीवंत करती चली जा रही हैं। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए बड़े प्रेम से वंदनीय माता जी ने हम सबके हाथों में लड्डू रख दिए। स्वस्थ वर्धक लड्डू, विचारों को सशक्त करने वाला लड्डू, भावनाओं को एकदम दुरुस्त करने वाला लड्डू हमारे हाथ में आ गया है। इसको ग्रहण करते ही हम पूरी तरह से आनंद पूर्ण तरीके से जीवन जीने लायक होते चले जाएंगे। शरीर से स्वस्थ, विचारों से बिल्कुल दृढ़ और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से परिष्कृत, परिमार्जित। ऐसा भाव करते हुए उस लड्डू को हम सभी ग्रहण करेंगे, परंतु पहले परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को नमन। प्रकाश रूप में गुरु सत्ता परिवर्तित, सूर्य में विलीन और सूर्य से निकली एक धारा हमेशा के लिए हमारे हृदय स्थान से आकर जुड़ गई और हमारे हृदय स्थान को पूरी तरह से प्रकाशित किया हुआ है। ये धारा अनवरत रूप से जुड़ी रहेगी, जन्म जन्मांतरों तक जुड़ी रहेगी। गुरु सत्ता हमारे साथ बने रहेंगे, हमें श्रेष्ठतम बनाते चले जाएंगे, अपने साथ, अपने आप में हमें मिलाते चले जाएंगे। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए इस प्रकाश को जीवंत रखे, जागृत रखे। अपने जीवन में समस्त कार्यों को करते हुए, खाते हुए, टीवी देखते हुए, फ्रेंड से मिलते हुए, सबसे बात करते हुए, काम करते हुए, सफाई करते हुए, ऑफिस जाते हुए, हर एक काम करते हुए आपके साथ ये प्रकाश, ये गुरु सत्ता का दिव्य स्वरूप आपके साथ बना रहेगा। आपको शक्ति, आपको साहस, आपको धैर्य, आपको एक बहुत ही डिवाइन समझ, आपको बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण प्रदान करता रहेगा। आपको जीवन में आनंद से भरता चला जाएगा। ये प्रकाश को हमेशा बनाए रखें। आइए इस सुंदर अलौकिक स्थिति में दृढ़ होकर भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना, हम सब भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रकाश का हम स्मरण करें, प्रकाश की उपासना करते चले जाएं, सूर्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, सूर्य में विलीन होते चले जाएं। ऐसा दृढ़ भाव करते हुए प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। पूर्ण रूप से स्वस्थ, आनंदित और खुश अपनी मनस्थिति को दृढ़ कर लें।
आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में प्रसारित करने का भाव करते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री मन से आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं, दृढ़ होते चले जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मन से आहुति। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त होने की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और नादयोग साधना में शाम को 6 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।